चाहे वो रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रनवे हो, चाहे रोडवेज हो। ये चार आज देश के लिए बहुत जरूरी है और इन चारों में बहुत काम हुआ है। आज हमारे हाईवे देखिए, आज हमारी रोड देखिए, हमारी रेलवे देखिए, वंदे भारत ट्रेन हमारे देश में चल रही है, बुलेट ट्रेन आने पर है, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो चुका है। हमारे रनवे देखिए, आज हम हर जगह 1 घंटे में, आधे घंटे पहुंच जाते हैं। और रनवे देखिए, हमारे रोडवे देखिए, 4 धाम यात्रा जाना तो सब जगह काम चल रहा है। बद्रीनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, गंगोत्री की यात्रा के रोड पर काम है। ये कनेक्टिविटी जब देश की बढ़ेगी तो देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है देश को विकसित बनाने का, तो तभी विकसित होगा जब हम सब लोग 19 तारीख को दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर, बार-बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर देश को मजबूत करेंगे। तो मित्रों, हम सबका यहाँ संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे भी जनरल वीके जी आएंगे, उनके विचार आप सुनेंगे। हमारे मंत्री गणेश जोशी जी उनके विचार सुनेंगे। हम आपको उर्दू बोलते रहते हैं, उर्दू के सभी निवासी हैं, उर्दू के सभी एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके हमारे प्रधान शहर है। और उनके शहर में आप देखिए, बहुत दूर क्या जाना, उनके शहर में 10 सालों में कितनी तरक्की हुई है। एक छोटा सा शहर हुआ करता था उनकी, आज एक मॉडल सिटी के रूप में बना है। चाहे वो केदार एजुकेशन हो, चाहे डिवाइडर हो, चाहे पार्क हो, चाहे पुल हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, ग्रीनरी हो, एक शहर की अपनी पहचान बनी है। आपके अपने शहर की पहचान बनी है। और आज गर्व से कहते हैं कि हम उनकी की बात की माई सिटी माई प्राइड, मेरा शहर मेरा घर। हम लोग गर्व से सब लोग इस चीज को महसूस करते हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं, सब लोग महसूस करें। आप मन करके सोचे कि 10 साल पहले देश में क्या था और आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आज हम गर्व करते हैं कि हम लोग भारत के निवासी हैं। आज हम लोग फख्र करते हैं कि देश में, दुनिया में मोदी जी की पहचान है तो हमारी पहचान है। तो मित्रों, इसको आगे बढ़ने दें। पुराने वाला देश हमारा जो सोने की चिड़िया खिलाया करता था, मैं समझता हूँ आने वाला देश हमारा सोने का शेर होगा। और जब सोने का शेर देश हमारा आगे बढ़ेगा, मेक इन इंडिया का शेर जब आगे बढ़ेगा तो दुनिया उसके पीछे चलेगी। मैं कहूँगी हम सब लोग मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और अपने आने वाले बच्चों का, अपने परिवारों का, अपने समाज का एक पंख के साथ हम लोग कह सकें कि हम लोग भारत के निवासी हैं और भारत माता की जय बोलने में गर्व महसूस हो। मित्रों, काम बहुत हुए। अभी हम सब अपने मुख्य वक्ताओं से सुनेंगे, आपको पार्टी की नीति नीति के बारे में, देश के बारे में जानकारी देंगे। बहुत अधिक कम बोलते हुए आज मैं अपनी पार्टी को जानता हूँ और अपने वक्ताओं को हम लोग सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि क्या महत्व है हमने करेगा, क्या महत्व है चुनाव का, क्या रोल है इसका हमारे देश की तरक्की में और हमारे देश को आगे बढ़ाने में इस चुनाव का। इन सब मुद्दों पर हम लोग अपने वक्ताओं के विचार सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे, शांत रहकर सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो ये थे विधायक प्रदीप बत्रा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है, आज संबोधन दिया है अपना। और अभी हम आपको मंच दिखाएंगे। मंच पर सभी जो है पदाधिकारी इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। जनरल वीके सिंह जी और गणेश जोशी जी। ये जो पूर्व सैनिक हैं उनके द्वारा सम्मान किया जा रहा है जनरल वीके सिंह जी पूर्व सैनिकों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है जनरल वीके सिंह जी को। सभी पूर्व सैनिक बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और पूर्व सैनिकों के द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है और स्वागत किया जा रहा है जनरल वीके सिंह जी का। क्योंकि भाई ये जो आज का कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम भी जो है प्रबुद्ध सैनिक सम्मेलन है, तो सैनिकों का सम्मान होना बहुत जरूरी है। हमें नए आफ्ताब उगाने होंगे, अंधेरे हुकूमत के लिए मिलकर फिर से जहाज जलाने होंगे। मैं इन बच्चों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के यशस्वी गणेश जोशी जी को भी बुलाएं और अपना संबोधन दें। और अब गणेश जोशी जी का संबोधन होगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि मंच के आगे से अपना स्थान खाली करें और अपनी अपनी जगह ले लें। प्लीज भैया थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, जैसे मंच की गरिमा का ख्याल रखें। जिंदाबाद।
जिंदाबाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विजयी हो। और ये गणेश जोशी जी ने अपना उद्बोधन शुरू कर दिया है। आप लोग सुन सकते हैं, लाइव जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। गणेश जोशी जी का उद्बोधन शुरू हो चुका है। हमारे प्रत्याशी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, एक सैनिक के पुत्र त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समर्थन में आयोजित इस प्रबुद्ध सैनिक सम्मेलन के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय मंत्री एसजी जनरल वीके सिंह जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और मेरे बहुत ही प्रिय मृदुभाषी प्रदीप बत्रा जी, इस जिले के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, श्री संजीव तोमर जी, संजय त्यागी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रभारी मधु सिंह जी, अरविंद गौतम जी जिले के महामंत्री हैं, समाज सेवी मनोहर लाल शर्मा जी, श्री दयाराम भाटी जी जिला संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ, इस लोकसभा के सह प्रभारी और हमारे बहुत ही युवा नेता और प्रदेश में मंत्री आशीष चौहान जी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा गौरव मसीह जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष प्रतिभा चौहान जी, डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी आज जो संचालक कर रहे हैं, भारी संख्या में उपस्थित सैनिक ये परिषद हमारे सबसे पहले तो मैं आज जो भारी संख्या में आप इतनी देर से यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस विधानसभा क्षेत्र से एक नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर मैं देख रहा हूं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इससे ज्यादा लोग बाहर हैं। एक कीर्तिमान ये विधानसभा सभा करने जा रही है, क्योंकि आज देश का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है जिसने भारत के मान को विश्व के पटल पर ऊंचा करने का काम किया है। इसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज भारत की पहचान नरेंद्र मोदी जी से होती है। हम एक एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में विदेश गए थे, बत्रा जी मेरे साथ थे, 162 देश के डेलीगेट्स वहां पर थे। जब लंच का इंस्ट्रक्शन हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया का जो मिनिस्टर था उसने मेरे को पूछा, मिस्टर कुमार ये उठाओ। मैंने कहा इंडिया, उसने कहा नरेंद्र मोदी। आज आपने देखा होगा किसी देश के प्रधानमंत्री का कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री अगर पैर छूता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा यूक्रेन के अंदर हमारे 20,000 छात्र फंसे हुए थे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी माताओं के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई थी कि हमारा जिगर का टुकड़ा वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मोदी जी का प्रताप देखिएगा, उन्होंने कहा जेलेंस्की रुको, जेलेंस्की भी रुक गया। उन्होंने कहा पुतिन तुम भी रुको। और आप लोग देख सकते हैं इस समय यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ऑडिटोरियम है एक खचाखच भरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता यहाँ पर सुनने को आई है। जनरल वीके सिंह और गणेश जोशी जी का उद्बोधन इस समय यहाँ पर चल रहा है और जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतनी भारी संख्या में इस समय यहाँ पर माताएं, बहनें, मातृशक्ति और युवा
जो बच्चे हैं वो इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं और सुनने आए हैं जनरल वीके सिंह जी को। गोली चलती थी तो यहाँ से गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था। जो गणेश जोशी जी का इस समय उद्बोधन चल रहा है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उनको बता रहे हैं, किस प्रकार जो है पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी, हाँ, भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में क्या क्या उपलब्धियां भारतवर्ष ने अभी तक प्राप्त की हैं, इन सब चीज़ों को लेकर वर्णन किया जा रहा है और गणेश जोशी जी का उद्बोधन चल रहा है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार खचाखच भरा हुआ है ये ऑडिटोरियम और युवा, बच्चे, बच्चियां, माताएं, बहनें सभी यहाँ पर इस समय उस उद्बोधन को सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं भाई कि किस प्रकार से क्या अपील की जा रही है, क्या समझना है, कहाँ मत देना है, कहाँ नहीं देना है, ये सब चीज़ें अपनी ओर से रखते हैं प्रतिनिधि। जनता सुनती है और सुन रही है और आप लोग देख सकते हैं इस समय यहाँ पर जगह भी हम तय करेंगे, किसी भी हम तय करेंगे। 12 कोर्ट के अंदर घुसकर जुड़े रहिए समर्थ भारत न्यूज के साथ और देखते रहिए लाइव इस कार्यक्रम को। का काम किया हमारी सेना ने। आपको ध्यान होगा युवाओं में भी जोश है, 2014 महिलाओं में भी जोश है। भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, 11वीं, और आज हम छलांग लगाकर 5वें स्थान पर है। और मोदी जी ने कहा है जब मैं 30वीं बार प्रधानमंत्री बनूंगा भारत विश्व की कीर्ति हो सकता हूं। आज हमारा रक्षा का बजट जो कि पहले 2013-14 में 2,03,000 करोड़ था, उसको बढ़ाकर मोदी जी ने 6,22,000 करोड़ किया है। आज ऐसा नहीं होगा। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मानित करने का काम किया है, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। जो तीसरी का बजट 25,000 करोड़ 2014 में था, आज बढ़ाकर 1,25,000। भाइयों बहनों, जो हमारी माता बहन कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं गैस में खाना बनाऊंगी। मुझे खट्टा याद आती है, जब मैं छोटा था, 6वीं क्लास में पढ़ता था, मेरी मां की तबियत खराब हो गई। मेरी मां ने कहा बेटा जरा चाय बना दे। मैंने को ध्यान के ऊपर लोहे की खोपड़ी से खूब बात करती, लोहे में तमाम रात धुआं मेरी आंख में आ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और जो मेरी बहन दिन रात के काम करती है, सुबह शाम उसकी क्या हालत होती होगी। 12 करोड़ बहनों को उज्ज्वला पेंशन देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारी गरीब घर की बहनें, गांव की बहनें इंतजार करती थी कब अंधेरा होगा, कब हम सो जाएंगे। घर में टॉयलेट नहीं होते थे, कई माताएं सो जाती थी। 12 करोड़ से अधिक इज्जत कर देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाई बहनों, सौभाग्य योजना के माध्यम से 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को वीडियो कनेक्शन देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो मात्र 5 करोड़ जनधन खाते थे। आज 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते जो है ये काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले गरीब घर के व्यक्ति, गरीब बहनें अगर घर में कोई बीमारी हो जाए, तकलीफ हो जाए तो सोचते थे कि हमारा इलाज कैसे होगा। आज आयुष्मान योजना के माध्यम से 25 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए
हमारे युवा लोगों की पुष्कर सिंह धामी जी लगातार देश को आगे, ये वीरों की भूमि है, ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 75% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और उनके सम्मान में एक विशाल संविधान 100 करोड़ की लागत से हम देहरादून के गुजरात गांव में बनाए। उस धामी जी की सरकार ने फैसला किया है, क्योंकि जब कोई जवान देश की सीमा पर शहीद होता है, उसका पार्थिव शरीर घर में आता है, लोग जिंदाबाद की नारे लगाते हैं, वगैरह का नारा लगाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार की। अभी तक 36 से भी लोगों को नौकरी मिल चुकी। नकल जो हमारे बच्चों के लिए विशाल बन गई थी, नकल की पास हो जाते थे, मेरे बच्चे रह जाते थे। सबसे सख्त नकल कानून बनाने का काम किया पुष्कर सिंह धामी की सरकार। देश के अंदर यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य भाइयों बहनों, इसको राष्ट्रपति की मोहर को रखते हैं। नामांकन कानून हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को हिंदू नाम रखकर प्रगलाया जाता था, बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था, उनसे वह किया जाता था, मंत्र किया जाता था, क्या हत्या की जाती थी। सबसे सख्त मंत्र कानून बनाने का काम किया तो धामी सरकार। और भाई बहनों, हम आपसे निवेदन करने आए हो कि पिछली लोकसभा के चुनाव में भी महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को का आशीर्वाद दिया है। भारी मतों से हमारे पिता जी यहां से विजयी हैं। अभी राष्ट्र में मुझसे जनता पूछ रहे थे कि विधानसभा क्षेत्र किसका है। मैंने कहा हमारा क्षेत्र मृदुभाषी और नौजवान विधायक प्रदीप बत्रा जी का क्षेत्र। कहने का यहां तो जीत, मैंने कहा यहां और रुड़की के अंदर, मैंने कहा पूर्व सैनिक बहुत भारी संख्या में है। इस बार जीत का अंतर दूने होने वाला है। कि गलत तो नहीं कहा जनरल साहब से मैंने, बोलो गलत तो नहीं कहा, बोलो गलत कहिए, गलत तो नहीं कहा, बोलो गलत। देखो गलत कहा है किसके, और मैंने गलत कहा तो हाथ से रखने तो किसी बात करना, गलत तो नहीं कहा, तो दोनों लड़ाई चल रही है, गलत तो नहीं कहा मैंने। अगर मैंने कहा है तो आपके भरोसे पर कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा करती है, विश्वास करती है। और जब 19 तारीख को मतदान हो, एक एक वोट कमल पर जाना चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लगना चाहिए कि जो उन्होंने प्रयास किया है, करोगे कि नहीं करोगे, दोनों करोगे कि नहीं करोगे। देखो जिसने नाश्ता भी किया है, इसके हाथ में नजर से रखने का बारिश सीधा कर देंगे, करोगे कि नहीं करोगे। इधर कोई कर रहे पीछे वाले, करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन साहब मैं वादा मांगते हुए आपसे, यहाँ के लोगों ने संकल्प ले लिया है, यहाँ के लोगों ने फैसला कर लिया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीत होगी। इस विधानसभा क्षेत्र का अभूतपूर्व योगदान होगा, यहाँ के लोगों ने फैसला किया। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, भारत माता की। मैंने कहा जिसने नाश्ता भी किया है और जिसके हाथ में दब दब हाथ खड़े नहीं करेगा, बाकी तरफ हम क्या करेंगे। भारत माता की। आपके मतलब एक हाथ खड़ा करेगा स्वामी जी, एक हाथ खड़ा करेगा। भारत मेरी नजर बहुत तेज है, भारत
भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं जो नारा लगाऊंगी उसकी आवाज काटे जानी चाहिए दिल्ली तक। नरेंद्र मोदी ये आवाज तो नासिक तक नहीं गई यार, जरा जोर से नरेंद्र मोदी। मुजफ्फर से बहुत नहीं है, थोड़ा ताकत होगा। नरेंद्र मोदी, अस्कर सिंह दादी, जगन वीके सिंह, सुरेंद्र सिंह रावत विजयी हो, सुरेंद्र सिंह रावत विजयी हो। धन्यवाद। इस ओजस्वी हुई संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। इस ओजस्वी संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा विश्वास है हमारी इस विधानसभा से हम इस जिले से सर्वाधिक लीड के साथ प्रत्याशी को लेके जाएंगे। और दो एक पंक्तियों के साथ मैं सीधे जनरल साहब को आपके बीच में लेके आ रहा हूँ जो नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। दो पंक्तियां, ये अजमती ताकत है पार करो, ये अजमती ताकत है एतबार करो, ये रोशनी की जमानत है एतबार करो। और जैसा माननीय गणेश जोशी जी ने कहा था कि आयुष्मान अटल आयुष्मान ऐसी योजना जिसका लाभ पूरे देश में 25 करोड़ से अधिक लोग ले रहे हैं। मैं यहाँ पे ये और बताना चाहूंगा कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में जब उत्तराखंड में आयुष्मान योजना की घोषणा हुई तो ऐसा पहला राज्य था जिसके अंदर चाहे वो गरीब हो, चाहे APL हो, चाहे BPL हो, बस उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, हर एक को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हमारे बीच में हैं। तो दो पंक्तियों के साथ मैं जनरल साहब को इनवाइट कर रहा हूं कि दरिया मेरे आंगन के मुहाने से गुजरती है, दरिया मेरे आंगन के मुहाने से गुजरती है कि लगता है कि अब साहिलों की दरकार नहीं है। और अभी जो है जनरल वीके सिंह जी का उद्बोधन शुरू होने वाला है और आप लोग रहिए लाइव हमारे साथ सुनिए विचारों को, वीके सिंह जी के विचारों को सुनिए। जनरल वीके सिंह इस शुरू कर रहे हैं अपना उद्बोधन। एक बार मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे साथ यहाँ पर मंच पर बैठे उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण, कृषि और ग्रामीण विकास के मंत्री पूर्व सैनिक गणेश जोशी जी, यहां से आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार जी और संजय त्यागी जी, विधानसभा प्रभारी श्रीमती मधु सिंह जी, जिला महामंत्री अरविंद गौतम जी, समाज सेवी मनोहर लाल शर्मा जी, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दयाराम भाटी जी, आदित्य चौहान जी लोकसभा सह प्रभारी, गौरव कौशिक जी जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा, प्रतिमा चौहान जी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी जो यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। आज इस प्रबुद्ध और पूर्व सैनिक सम्मेलन में आए आप सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, खासकर हमारा युवा वर्ग जो इतनी बड़ी संख्या में है, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे प्रबुद्ध यहाँ पर बैठे हैं और मैं मानता हूँ कि सबके सब प्रबुद्ध हैं, और जितने हमारे युवा यहाँ पर बैठे हैं खासकर और पूर्व सैनिक बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ आपको वो बहुत जरूरी बात है। आप सबने एक फैसला करना है कि देश की दिशा और देश की दशा क्या होगी। ये चुनाव देश का चुनाव है,
ये चुनाव विधानसभा का नहीं है, ये चुनाव जिले का नहीं है, ये चुनाव पार्षद का नहीं है। ये चुनाव फैसला करेगा कि देश कहां जाएगा और आपका भविष्य क्या होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम कहां पर खड़े हैं, देश कहां पर है और आपको क्या करना है। किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं, उसके लिए 3 चीजें होती हैं। एक, आर्थिक स्थिति क्या है देश की। दूसरा, राजनीतिक स्थिति क्या है देश की। और तीसरा, सामाजिक स्थिति क्या है देश की। जब इन तीनों चीजों में बदलाव होता है, तब उस देश के अंदर बदलाव आता है। और आज मैं बड़े भरोसे के साथ आपको बताना चाहता हूं, पिछले 5000 साल का अगर आप इतिहास उठाएं, तो जो अब बदलाव भारत में अपने देश में आ रहा है, वह तो पहले कभी नहीं हुआ। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खाली बात नहीं बताऊंगा। अगर हम आर्थिक स्थिति को लेते हैं, पूरी दुनिया में अगर किसी देश की आर्थिक गति 6.6 से ज्यादा है, तो भारत की है 6.8%। अमेरिका की 3% के करीब है, चीन की 3 से थोड़ी ज्यादा है, जर्मनी की 0 से नीचे है। और पूरी दुनिया भारत को देख रही है कि भारत कहां पर जा रहा है। ऐसे देश के ऊपर आपको नाज है कि नहीं? ये आपके भविष्य का निश्चय करेगा कि आप आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में देश के पास ज्यादा पैसा होगा जो आपके ऊपर खर्च कर सके, आपके वेलफेयर के लिए खर्च कर सके, आपके और कामों के लिए खर्च कर सके। उससे आपको फायदा होगा। और अगर आप पिछले 3 बजट अगर आप उठाकर देखें, वो सब के सब वो बजट थे जिसमें खर्चे का प्रावधान था कि जितना आप खर्चा कर सकते हो उतना खर्चा करिए, ताकि वो पैसा इकोनॉमी के अंदर जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं। चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस हो, चाहे अस्पताल हो, इन सब के ऊपर खर्चा हुआ है ताकि देश आगे बढ़ सके। आर्थिक स्थिति के अंदर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में जितना दूसरे देशों ने पैसा भारत में लगाया है, उतना पैसा 1947 से 2014 तक नहीं लगा। और 2014 के बाद हर साल, जिसको हम FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने हर साल अपना नया रिकॉर्ड कायम किया है। यहां तक कि कोविड के दौरान भी जब पूरी की पूरी दुनिया थम गई थी, तब भी बाहर के देश हमारे देश के अंदर पैसा लगा रहे। और आज स्थिति यह है कि 162 देश आपके देश के अंदर निवेश करते हैं। 162 देशों को आपके ऊपर भरोसा है कि आप और आपका काम देश को आगे ले जाएगा और उससे उनको फायदा होगा। और ये पैसा जो है वो अलग अलग 32 सेक्टरों के अंदर लग रहा है, एक जगह पे नहीं लग रहा। और हर प्रदेश और यूनियन टेरिटरी के अंदर लग रहा है, जो दिखाता है कि भारत का कितना विकास हो रहा है। तो आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है कि नहीं करना है? खासकर हमारे युवाओं से पूछना चाहूंगा, आपको उज्जवल भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको चाहिए कि आपको काम मिले, आपके घर पैसा आए, आपकी उन्नति हो, आप जो चीज चाहते हैं अपने मन के अंदर वो मिले। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कुछ लोग नहीं चाहते। चाहते हो कि नहीं?
आगे वाले उठा लें, पीछे वाले बच्चे भी उठा लें। हाँ वो उठा, आपको भविष्य अच्छा करना है या ऐसे ही रहना है? पब्लिक में दिखाओ, जरा जोर से बोलकर बताओ, सबकी तरफ करना है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी चीज को लेते हैं जो कि राजनीतिक स्थिति है, इन 10 सालों में जो स्थिरता देश के अंदर आई है वैसी स्थिरता पहले कभी नहीं थी। आज आपके पासपोर्ट की कीमत है दुनिया में। आज आपके प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं बाहर, विकसित से विकसित राष्ट्र उनकी अगवानी करने के लिए खड़ा होता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? गर्व होता है कि नहीं होता? इसी तरीके से हम अपने सामाजिक स्थिति पर देखें, जिस तरीके से समाज को जोड़ा गया है, जिस तरीके से कोशिश की गई है कि हम सब मिलकर काम करें, जिस तरीके से कोशिश की गई है कि जो लोग बांटते हैं उनको अलग किया जाए, ऐसा फिर कभी पहले नहीं। और इसके अंदर में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिर्फ 4 जातियां हैं, और ये 4 जातियां क्या हैं? गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति। सिर्फ 4 जातियां हैं, और अगर इन 4 जातियों का विकास होता है तो देश का विकास होता है, हमको बढ़ना नहीं। जब जब आक्रमणकारी भारत में आए, और इतिहास उठाकर देखिएगा, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि कैसे देश को बांटा जाए, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे वर्ग हो। और सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि आजादी के बाद जितना हमारे ही लोगों ने हमको बांटा है, उतना अंग्रेजों ने भी हमको नहीं बांटा। और इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब इकट्ठे होकर चले, ताकि देश के लिए काम कर सकें, देश को आगे बढ़ाएं। और हमारे पूर्व सैनिक यहां पर बैठे हैं, जब भी कोई बड़ी आपदा आती है, संकट आता है, त्रासदी होती है, जब सिविल इंतजामिया फेल हो जाता है, हम किसको बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? सेना को बुलाते हैं। तो सेना में क्या स्पेशल है? उनके आदमी इम्पोर्टेड तो नहीं है ना, अपने ही गांव के लोग। वही आदमी आपके गांव से सेना के अंदर जाता है, तो ऐसा क्या होता है सेना के अंदर कि वो आदमी वो सब कुछ कर सकता है जो दूसरे नहीं करते? 2 चीजें होती है सर। पहली चीज, सेना का आदमी बंटता नहीं है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और किसी वर्ग के नाम पर। उनके अंदर एकता की शक्ति होती है। और दूसरी चीज है, जब भी वो काम करता है तो एक ही चीज को सोचकर करता है कि मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं। और जिस दिन ये भावना हम सबके अंदर आ जाएगी, मानकर चलिए भारत दुनिया में शिखर पर होगा, हमको कोई रोक नहीं सकता। पिछले 10 सालों में हम 11वीं बड़ी आर्थिक शक्ति से निकलकर 5वें स्थान पर आ गए, और मोदी जी की गारंटी है अगले 2 साल में हम 3री जगह पर होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जरूर पूरा होगा। और उसके बाद जिस तरीके से काम हो रहा है कि हम जब 100 साल आजादी के मनाए, और आप में से बहुत से उस समय होंगे, तब हम 100 साल मनाए, उस समय भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में, और ये काम चल रहा है। आप देखिए, अपने आसपास देखिएगा, 4 धाम जो आपके मार्ग हैं, उनके ऊपर सरकार ने 12,000 करोड़ खर्च किए, केंद्र सरकार ने। आज भी जब 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तकरीबन 250 करोड़ रुपया लगा है, ताकि कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा सके।
एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली से, काफी तेजी से उस पर काम चल रहा है, और उस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आपको देहरादून से दिल्ली जाने में मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। देश के किसी कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए जिस तरीके से सड़कों का जाल है, जिस तरीके से हवाई अड्डे हैं, जिस तरीके से अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, जब आप खुद बैठते हो तो आपको उसका पता चलता है। और कोशिश की गई है कि हम विकसित राष्ट्र जब बन रहे हैं तो सबका ध्यान रखा जाए। किसानों के बारे में गणेश जोशी जी ने बताया कि कैसे किसान सम्मान निधि दी गई है, कैसे किसानों के लिए कोशिश की गई है कि उनके लिए भी पेंशन का प्रावधान हो, कैसे युवा वर्ग के लिए अलग अलग मौके दिए गए। स्टार्टअप जो है वो युवा वर्ग के लिए, और आज पूरी दुनिया में अगर किसी देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप खुलते हैं तो वो अपना देश भारत है। अगर पूरी दुनिया के अंदर डेटा सबसे सस्ता कहां पर है, वो हमारे देश भारत के अंदर। अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर है, वो भारत के अंदर। ये आपका देश है, और जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं दुनिया में, उसका 60% भारत में होता है। ये आपका देश है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे देश में हैं जो इस प्रगति पथ के ऊपर है, और इसलिए जरूरी है कि इस प्रगति को कायम रखा जाए। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना। और जरूरी अगर है तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपने यकीन करना है कि जब वोटिंग के दिन आप वोट डालने जाएं तो आपकी उंगली सिर्फ कमल पर चले, आपकी उंगली त्रिवेंद्र जी को जिताए, ताकि वो सरकार बने जो अगले 5 साल में भारत को और आगे ले जाए। मैं जब पिछली बार आया था विधानसभा के चुनाव में, मैंने प्रदीप जी को कहा था कि एक बार मैं पूछ लूं लोगों से कि वो आपको जिताना चाहते हैं कि नहीं। लोगों ने कहा जिताना है। अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना? जिताना है ना उनको। अगर उनको जिताना है तो त्रिवेंद्र जी को जिताना ज्यादा जरूरी है। तो एक बार जरा मेरे साथ बोलेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपके मन के अंदर भी वो आग जली है जो देश को आगे लेकर जाएगा। भारत माता की। पीछे के बच्चे अभी कुछ लोग सोच रहे हैं, कोई अपनी घोड़ी पे हाथ रखकर बैठा है, लेकिन मैं बताऊं जो मैं पूर्व सैनिक है ना यहाँ पर, वो इसकी पुष्टि करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आयु के ऊपर बढ़ते जाते हैं, कान थोड़े हमारे ढीले हो जाते हैं, कम सुनाई देता है, लेकिन आंखों से बराबर दिखाई देता है। इसलिए मुझे दिखाई देता है कहां पर कौन शरीक है इस मुहिम के अंदर कि नहीं है। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।